विजय की माँ, अभी तबीयत कैसी है विजय की? बुखार कुछ कम हुआ या नहीं? विजय के पापा, इसका बुखार तो जरा भी कम नहीं हो रहा है। शरीर भी आग की तरह तप रहा है। बहू, तुमने विजय को समय पर खाना और दवाई खिला दिया था ना? हाँ पापा जी, मैंने समय पर खाना और दवाई दोनों खिला दिया था। शादी से पहले तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन शादी के बाद से ही पता नहीं क्या हो गया है मेरे बेटे को। तबीयत हमेशा खराब रहने लगी है, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तुम सही कह रही हो विजय की माँ। हमारे विजय को अब तक बस छोटी मोटी बीमारियां ही होती थी और वो डॉक्टर की दवाई से 2 दिन में ठीक भी हो जाता था। लेकिन इस बार समझ नहीं आ रहा है कि उस पर कोई दवा असर क्यों नहीं कर रही, जबकि हमने हमारे बेटे को कहां कहां नहीं दिखाया। एक से एक बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, लेकिन पता नहीं हमारे बेटे को ऐसी कौन सी बीमारी ने जकड़ लिया है कि वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। खैर, तुम चिंता मत करो, भगवान पर विश्वास रखो, सब ठीक होगा। हो ना हो, शादी में ही किसी की काली नजर लग गई है मेरे बेटे को। अगर ऐसा ही है तो भगवान करे नजर लगाने वाले के शरीर में मोटे मोटे बड़े बड़े कीड़े पड़े, उसके पूरे खानदान में आग लगे। बिंदु, शांत हो जाओ। गुस्सा करके तुम भी बीमार पड़ जाओगी। तुम्हारा बीपी बढ़ा हुआ है। मेरा बीपी बढ़े या घटे, मुझे मेरी चिंता नहीं है। मुझे बस अपने बेटे की चिंता है। आप एक काम कीजिए, गुरुजी को फोन करके बुलाइए। अब वही हमारे बेटे को ठीक कर सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। कहना क्या गुरुजी, बस यूं समझ लीजिए चारों तरफ से मुसीबत से घिर चुके हैं। हमारे बेटे की तबीयत बहुत खराब है गुरुजी। बस आप अपने चरण हमारे घर रख दें तो शायद कोई कृपा हो। जी जी गुरुजी, प्रणाम। क्या कहा गुरुजी ने? गुरुजी यहीं पास वाले घर में आए हुए हैं, कुछ देर में यहाँ पहुंच जाएंगे। चिंता मत करो, सब ठीक होगा। शुक्र है भगवान का जो गुरुजी पास ही में है। इस बीमारी ने तो मेरे बेटे की हालत ही खराब कर दी है। माँ जी, रोइए मत, गुरुजी आ रहे हैं ना, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। अलख निरंजन, जय माँ काली कंकाली, तेरा वचन न जाए खाली। अलख निरंजन। गुरुजी, देखिए ना मेरे बेटे को, क्या हो गया है इसे। गुरुजी, हमने जब से अपने बेटे की शादी कराई है तब से ही इसकी तबीयत बहुत खराब है। हमने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन हमारा बेटा ठीक ही नहीं हो रहा। कोई नहीं, अब मैं आ गया हूँ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अलख निरंजन, जय माँ काली कंकाली, तेरा वचन न जाए खाली। अलख निरंजन, अलख निरंजन, जय माँ काली कंकाली, तेरा वचन न जाए खाली। बीमारी का कारण और निवारण दोनों मिल गए हैं। कारण क्या है गुरुजी? कारण है तुम्हारी बहू का मांगलिक होना। अब यदि तुम्हें अपने बेटे को हमेशा के लिए ठीक करना है तो तुम्हें अपनी बहू की शादी बरगद के पेड़ से करवानी होगी। गुरुजी, मैं अपने पति की जान बचाने के लिए बरगद के पेड़ से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ओम मंगलम मंगलम स्वाहा, ओम मंगलम मंगलम स्वाहा। शादी संपन्न हुई। गुरुजी, अब तो हमारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा ना? अलख निरंजन, जय माँ काली कंकाली, तेरा वचन न जाए खाली। माँ की कृपा से तुम्हारा बेटा अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। वो रहा। माँ, पापा, देखिए मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मैं ठीक हो गया। बेटा, जा गुरुजी से आशीर्वाद ले ले। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे नया जीवन दान दिया। आप नहीं होते तो मैं कभी ठीक नहीं होता। धन्यवाद मेरा नहीं, अपनी पत्नी का करो बच्चा, जो बिना किसी प्रश्न के तुम्हारे खातिर बरगद के पेड़ से शादी करने के लिए तैयार हो गई। तुम्हारे भाग्य में मांगलिक से ही शादी होना लिखा था,
लेकिन इसके भाग्य में सदा सुहागिन लिखा था। इसी के भाग्य से तुम बचे हो। कोई और लड़की होती तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी। संध्या, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप ठीक हो गए, मेरे लिए यही बहुत है। हमारा बेटा बहुत भाग्यशाली है जो उसे संध्या जैसी बीवी मिली। और बहू पाकर हम दोनों भी। हमारी शादी को 1 महीना हो गया है, अब घूंघट की क्या जरूरत। माना कि हमारी शादी को 1 महीना हो चुका है, लेकिन ये मत भूलिए कि हम अभी तक एक नहीं हुए हैं। कोई नहीं, आज एक हो जाते हैं। विजय, विजय, ये क्या हो रहा है आपको? विजय! विजय, बचाइए, बचाइए मुझे! संध्या, 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 संध्या! हेलो, हेलो गुरुजी, जी, जितनी जल्दी हो सके हमारे घर आ जाइए। विजय, बचाइए मुझे, बचाइए! माँ जी, पापा जी, बचाइए मुझे! कोई तो बचाओ! बहू, बिंदु हमारी बहू। संध्या बहू, पापा जी, बचाइए मुझे! माँ जी, बचाइए मुझे! अजी, कुछ कीजिए, नहीं तो हमारी बहू के साथ अनर्थ हो जाएगा। हाँ, मैं करता हूँ कुछ, मैं करता हूँ कुछ। बचाओ! बिंदु, बिंदु बचाओ हमें, बचाओ! बचाओ! बिंदु! माँ, पापा, संध्या! विजय बेटा, हमें बचाओ! हमें बचा लो बेटा, बचाइए हमें! आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अभी छुड़ाता हूँ आप लोगों को। माँ, पापा! अलख निरंजन, जय माँ काली कंकाली, तेरा वचन न जाए खाली। अलख निरंजन। गुरुजी, मुझे बचाइए! बचाओ! अलख निरंजन, जय माँ काली कंकाली, तेरा वचन न जाए खाली। ओम ह्रीं क्रीं फट फट स्वाहा। भाग जाओ, भाग जाओ! सामने आओ, आओ सामने। कौन हो तुम? क्या चाहते हो तुम? क्यों परेशान कर रहे हो इस बच्ची को? आज जब तक तुम इसकी शादी इस पेड़ से करा रहे थे, तब मैं इसी पेड़ पर था।
इसलिए इसकी शादी मुझसे भी हुई है। अब ये मेरी पत्नी है, इससे मेरी शादी हुई है। अब मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। अपने साथ ले जाऊंगा। तू एक शैतान है और जिसे तू अपनी पत्नी कह रहा है वो एक इंसान, और एक शैतान की पत्नी इंसान कभी नहीं हो सकती। छोड़ दे इसे, छोड़ दे। अब मैं इसका साथ 100 जन्मों तक नहीं छोड़ूंगा। अलख निरंजन जय मां काली कंकाली तेरा वचन न जाए खाली। ओम हेम क्रेम फट फट स्वाहा। तुम दोनों का कल्याण हो। हमें बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। लेकिन माँ और बाबूजी। जीवन और मरण सब ऊपर वाले के हाथ में है बच्चा। सबका जाना निश्चित है। तुम दोनों अब आगे की सुध लो। पर आप वापस कैसे आ गए गुरुजी? हमारा तुम लोगों से आत्मा का मिलन है बच्चे। तुम्हारी तकलीफ का एहसास मुझे हो गया था, इसलिए मैं वापस आ गया। ईश्वर तुम दोनों का कल्याण करे। अलख निरंजन। जय, बाइक रोको। क्या हुआ? रोको। अरे अब बताओ भी। तुम रोको तो सही। तुम्हें पता है यहाँ पास में एक बेर का पेड़ है जिसके बेर बहुत ज्यादा मीठे हैं। क्यों ना कुछ बेर तोड़कर हम भी ले चले? अरे इतनी रात को कौन बेर तोड़ता है मेरी माँ? कहीं जंगली जानवर आ गए तो? हम कल सुबह आ जाएंगे। कल नहीं, हम आज और अभी बेर तोड़ेंगे। ओके बाबा, लेट्स गो। बेर तो वाकई में बहुत मीठे हैं। क्या हुआ? कांटा चुभ गया। दिखाओ मुझे। रीबा, क्या हुआ तुम्हें? रीबा, रीबा क्या हुआ? क्या हुआ? बचाओ! बचाओ! भूत! भूत! बचाओ! 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 हेलो मंटू मैकेनिक, मेरी कार बैंक मैनेजर श्याम जी के बंगलों के सामने बंद पड़ गई है। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ। अरे डॉक्टर किशोर, मेरे भाई, आओ आओ अंदर आओ। हाँ तो बताओ, आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए डॉक्टर साहब? अरे कुछ नहीं श्याम, वो मैं अपने घर जा रहा था, पर आपके घर के सामने मेरी कार बंद पड़ गई, तो बस इसीलिए आ गया। मतलब कार बंद नहीं होती तो तुम अपने दोस्त के घर कभी नहीं आते? ऐसी बात नहीं है यार। क्या बात है? तू थोड़ा परेशान लग रहा है, क्या हुआ तुझे? नमस्ते डॉक्टर किशोर।
क्या अंजलि भाभी, आप भी? डॉक्टर मैं दूसरों के लिए हूँ, अपनों के लिए तो मैं सिर्फ और सिर्फ किशोर हूँ। सो प्लीज आप लोग मुझे किशोर ही बोला कीजिए। अरे भाई, अब हम डॉक्टर को डॉक्टर नहीं बोलेंगे तो क्या कंपाउंडर बोलेंगे? क्यों अंजलि? बिल्कुल सही कहा आपने। ओके बाबा ओके, आप लोग जीते मैं हारा। आप लोगों को जो बोलना है बोलिए। ये हुई ना बात। वैसे किशोर, मैं और अंजलि तुझसे बहुत नाराज हैं। क्यों? क्यों क्या? तू हमसे मिलने कभी आता ही नहीं है, बस फोन पर कहता रहता है आज आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, बस यही बात। अब क्या बताऊं यार, जब से सीनियर डॉक्टर बना हूँ मुझे किसी से मिलने तो छोड़ो, खाने पीने तक का भी टाइम नहीं मिलता है। ऊपर से ऑपरेशन के केसेस इतने आते हैं कि पूछो ही मत। पापा, मम्मी, रीबा बेटी, इनसे मिलो, ये किशोर अंकल हैं। नमस्ते किशोर अंकल। नमस्ते। रीबा बेटा, तुम तो कल आने वाली थी, तो आज अचानक कैसे? मम्मी, वो क्या है ना कि मैं आप लोगों को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए छोटा सा झूठ बोला कि कल आऊंगी, जबकि मैं आज ही आने वाली थी। मम्मी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए कुछ बना दो ना। कोई नहीं, अभी बना देती हूँ। श्याम, ये लड़की कौन है? तुम्हारी बेटी को तो बचपन में ही तुम और अंजलि ने मिलकर मार दिया था ना? नहीं यार, हमारी हिम्मत नहीं हुई एक छोटी सी बच्ची को मारने की। श्याम, तुम लोगों ने इसे ना मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन यार, किसी को मारना भी तो गलत है। हाँ, पर शैतान को मारना गलत नहीं होता है। यार, रीबा मेरी और अंजलि की बेटी है, हमारा खून है, और माँ बाप अपनी ही बेटी को कैसे मार सकते हैं? ये मत भूलो, वो किसी की बेटी होने से पहले एक शैतान बिल्ली है। भूल गए? इसके पैदा होने पर तुम्हारे घर के आसपास दिन रात बिल्लियां ही मंडराती थी, रोती थी। तब मैंने ही बताया था कि ये बिल्लियों की 9 जिंदगियां होती हैं, लेकिन अगर कोई भी बिल्ली अपने पहले की 8 जिंदगी पूरी तरह से जी लेती है और इस दौरान वो किसी बीमारी या एक्सीडेंट से नहीं मरती है, तो उसे अपनी आखिरी यानी एक 9वीं जिंदगी एक इंसान के तौर पर गुजारनी पड़ती है। और अगर उसके मुंह पर इंसानी खून लग जाता है तो वो भूत बिल्ली बनकर लोगों का शिकार करती है। और इत्तेफाक से तुम्हारी बेटी भी एक ऐसी ही बिल्ली है और उसके मुंह पर खून लग चुका है। मतलब तूने कल पूछा था ना कि परेशान क्यों है, तो सुन, ये है तेरी बेटी का सच। जब इतने अंधेरे में तूने उसका चेहरा ही नहीं देखा तो इतना यकीन के साथ कैसे कह सकता है कि वो रीबा ही थी? चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसके पहने हुए कपड़े देखे हैं मैंने, और वो उसी तरह के कपड़े पहने थे जैसे रीबा ने पहने हुए हैं। मैं नहीं मानता तुम्हारी बात, मेरी बेटी किसी को नहीं मार सकती। देख यार, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को, लेकिन जो सच है वो सच है। हो सके तो उसे छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। किसे छोड़कर दूर जाने की बात कर रहे हैं किशोर अंकल? किसी से भी तो नहीं बेटी। ये लीजिए आप लोगों की अदरक वाली गर्मा गर्म चाय और नाश्ता। अब मैं चलती हूँ किचन में मम्मी का हाथ बटाने। यार, तुम्हारी बेटी ने अगर हमारी बात सुन ली होगी तो अनर्थ हो जाएगा। टेंशन मत ले, उसने नहीं सुना होगा। तू चाय पी। माफ करना यार, मुझे अब जाना होगा। बचाओ! बचाओ! घबराओ मत अंजलि, मैं आ गया हूँ। रीबा बेटी, वो तुम्हारी माँ है और मैं तुम्हारा पापा। बेटी, अपनी माँ को छोड़ दे, जाने दे उसे। श्याम, वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगी। उसके मुंह में इंसानी खून का स्वाद लग चुका है। उसे अब सिर्फ खून चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी हो। अंजलि!
मेरी बेटी ने अपनी ही माँ को मार दिया। श्याम, संभालो अपने आप को, ये रोने का समय नहीं है। अगर आज तुम कमजोर पड़ गए तो ये भूत बिल्ली सारे इंसानों को मार डालेंगी। इसलिए प्लीज मुझे बताओ, वो मंत्र वाला हथियार जिसे मैंने तुम्हें इसे मारने के लिए दिया था, वो कहाँ है? वो हॉल में आज भी दीवार पर टंगा हुआ है। गर्मियों की छुट्टियों के बाद आज स्कूल का पहला दिन था, जहां रोहन अपने तीनों दोस्त सुमन, प्रिया और पवन के साथ स्कूल पहुंचता है। तभी स्कूल के दो बच्चे आपस में बातें कर रहे होते हैं कि कैसे गर्मियों की छुट्टियों में एक बड़ा हादसा स्कूल के अंदर हुआ, लेकिन किसी को भी उस हादसे के बारे में कुछ नहीं पता। अब ऐसा सुनकर सुमन उन दोनों बच्चों के पास जाती है और कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? आखिर क्या हुआ गर्मियों की छुट्टियों में? तुम्हें नहीं पता क्या? वो टीचर उनकी। इतना कहते ही बेल बज गई और सभी बच्चे अपने अपने क्लास में चले गए। इस बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए सुमन भी अपनी क्लास में चली जाती है। चारों दोस्तों को म्यूजिक का बहुत शौक था। इतने में ही रोहन कहता है, अरे यार, आज स्कूल का पहला दिन है, क्यों ना चलकर म्यूजिक वाले टीचर से मिल लेते हैं। वैसे भी कुछ टाइम में ही कंपटीशन होने वाला है, उसके लिए तैयारी भी तो करनी है। इतना कहकर सभी दोस्त म्यूजिक रूम की तरफ जाने लगते हैं। म्यूजिक रूम के गेट को एक लाल कपड़े से बांधा हुआ है। ये देखकर पवन उस लाल कपड़े को जल्दी से खोलकर साइड फेंक देता है और गेट में धक्का मारकर अंदर जाता है। म्यूजिक रूम काफी गंदा पड़ा हुआ था। चारों तरफ धूल मिट्टी थी और अंधेरा। चारों धीरे धीरे रूम में जाने लगते हैं। इतने में प्रिया को महसूस होता है कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है। प्रिया जोरों से चीखती है तो उसके दोस्त पूछते हैं क्या हुआ। तभी वो बताती है, किसी ने मेरा पैर पकड़ा हुआ है, मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ। सभी दोस्त डर जाते हैं और बाहर की तरफ भागने ही लगते हैं कि सामने का दरवाजा बंद हो जाता है। अब किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी रोहन को याद आता है कि गेट के पास ही लाइट का स्विच है। वो तुरंत स्विच को दबा देता है और लाइट ऑन हो जाती है और वहां चारों देखते हैं कि उनके आसपास कोई भी नहीं है और प्रिया का पैर किसी ने पकड़ा हुआ नहीं था। वो कुर्सी में फंस गया था, जो देखने में ऐसा लग रहा था कि किसी ने पैर पकड़ा हुआ है। अब ये देखकर सभी हंसने लगते हैं। इतने में ही चारों देखते हैं कि गेट भी अपने आप बंद नहीं हुआ था। असल में गेट हवा की वजह से बंद हो गया था। अब वो लोग शांत होते हैं और आसपास पड़े म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को साफ करते हैं। इतने में ही लाइट चली जाती है। तभी प्रिया कहती है, यार, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, चलो क्लास में चलते हैं। ऐसा कहकर चारों अपने अपने क्लास में जाने लगते हैं। तभी सामने से गेट खुलता है और एक आदमी खड़ा होता है, जिसे देख चारों डर कर पसीना पसीना हो चुके थे। तभी रोहन पूछता है, तुम कौन हो, ऐसे क्यों खड़े हो? लेकिन आदमी कुछ नहीं बोलता। इतने में लाइट आ जाती है तो वो सभी देखते हैं कि ये तो उनके म्यूजिक टीचर नामित है, जिन्होंने हेडफोन लगा रखा है, इसलिए उनको रोहन की आवाज सुनाई नहीं दी। बच्चों को ऐसा डरा देखकर टीचर नामित कहता है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? म्यूजिक रूम तो काफी टाइम से बंद पड़ा है। सर, हम लोगों को कंपटीशन की तैयारी करनी थी, तो सोचा आज के दिन से ही शुरू कर दें। लेकिन जब यहाँ पर आए तो देखा म्यूजिक रूम की हालत तो काफी खराब है। हाँ, काफी वक्त से रूम की सफाई नहीं हुई है, पर तुम लोग चिंता मत करो, मैं जल्दी इसको साफ करवा दूंगा। और हाँ, जब तक मैं ना बोलूं तुम लोगों को म्यूजिक रूम में नहीं आना है। और अभी कुछ टाइम के लिए म्यूजिक के बारे में भूल जाओ, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मुझे ठीक लगेगा तो मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। म्यूजिक टीचर की बात सुनकर सभी बच्चे अपनी क्लास में चले जाते हैं।
और पढ़ाई करने में लग जाते हैं। और जब सुमन अपने दोस्तों से बात कर रही होती है कि तभी वो देखती है कि क्लास के बाहर से उसकी एक टीचर नेहा, जो कि हिंदी पढ़ाया करती थी, वो उसे काफी देर से घूर रही है और बहुत अजीब तरीके से बिना पलक झपकाए बस घूरे जा रही है। सुमन ने अपने दोस्तों को बताया और जैसे ही उसके दोस्तों ने देखा जहां टीचर खड़ी थी तो वहां उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता है। इस बात पर भी सुमन कुछ खास ध्यान नहीं देती है और अपना स्कूल खत्म करके वापस घर आ गई। रात के करीब 8 बजे चारों दोस्तों के पास उनके म्यूजिक टीचर का मैसेज आया कि मुझे स्कूल ग्राउंड में 8:30 बजे तक मिलो। अब टीचर का मैसेज देखकर सारे बच्चे खुशी खुशी स्कूल जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी उनके पास एक और मैसेज आता है कि पीछे वाले गेट से आना, क्योंकि मेन गेट पर चौकीदार होगा। इस पर सभी बच्चे स्कूल के पीछे वाले छोटे गेट से अंदर की तरफ आते हैं और ग्राउंड में अपने टीचर का इंतजार करने लगते हैं कि उन्हें पास में एक बास्केटबॉल मिलती है। और चारों डिसाइड करते हैं कि जब तक टीचर आते हैं क्यों ना बास्केटबॉल खेल लेते हैं। तभी प्रिया देखती है कि स्कूल की बिल्डिंग में कोई परछाई घूम रही है जो काफी तेजी से इधर से उधर जा रही है। ये देखकर वो काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि इस वक्त स्कूल में कोई भी नहीं है इन चारों के अलावा, और अगर कोई होता भी तो इतनी तेजी से कैसे भाग सकता था। वो अपने सभी दोस्तों को बुलाती है और देखने को कहती है, लेकिन जैसे ही उसके दोस्त देखते हैं वहां उन्हें कोई भी परछाई नहीं दिखाई देती। और इतने में ही सभी को स्कूल की बिल्डिंग पर एक और औरत दिखाई देती है। इतनी रात को ऐसे औरत को खड़ा देखकर सभी डर जाते हैं और जोर जोर से उसको आवाज देने लगते हैं। और तभी वो औरत वहां से गायब हो जाती है। सभी डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि कहीं वो औरत नीचे ना गिर गई हो, इसीलिए सभी भागते हुए जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। इस पर पवन कहता है, ये सब क्या था? वो औरत कहाँ गायब हो गई? ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं कोई हमारे साथ प्रैंक तो नहीं कर रहा? इतने में ही वहां पर सीटी बजाते हुए और डंडा लेकर एक गार्ड आता है, जो उनको डांटते हुए कहता है, तुम बच्चे इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? तुम स्कूल के अंदर कैसे आए? आज के बाद यहाँ दिखाई मत देना, वरना मैं तुम्हारी कंप्लेंट प्रिंसिपल से कर दूंगा। ऐसा कहकर वो सभी बच्चों को वहां से बाहर निकाल देता है। उनके जाने के बाद गार्ड जैसे अपनी कुर्सी पर बैठने के लिए जाता है, वहां एक लाश बैठी हुई थी जो काफी खौफनाक लग रही थी। गार्ड डरते हुए पीछे होता है, तभी उसके कंधे पे कोई सड़ा हुआ हाथ रखता है जिसमें से खून निकल रहा था। गार्ड डरते हुए पीछे मुड़ता ही है कि वो भूत उस गार्ड को मार देता है। अगले दिन वो चारों दोस्त देखते हैं कि कोई नया गार्ड आ गया है। इस पर प्रिया कहती है कि अच्छा हुआ वो गार्ड नहीं आया, वरना हमें डांट जरूर पड़ती। इस पर रोहन कहता है, वो तो ठीक है, लेकिन कल सर ने हमें बुलाया, लेकिन वो खुद ही नहीं आए। आखिर कहाँ रह गए थे सर? चलो चलकर सर से पूछते हैं। ऐसा कहकर सभी दोस्त म्यूजिक टीचर के पास जाने लगते हैं। तभी उन्हें म्यूजिक टीचर दिख जाते हैं, जो कॉरिडोर में खड़े होकर उनको देख रहे थे। चारों उनके पास जाते हैं और कहते हैं, सर कल आप आए क्यों नहीं? हम लोग आपका इंतजार कर रहे थे। हाँ, मुझे कुछ काम आ गया था। तभी सुमन देखती है कि एक बार फिर वही नेहा टीचर उसे अजीब तरीके से घूर रही है, लेकिन इस बार सुमन अपने दोस्तों को नहीं बताती और टीचर के पीछे पीछे जाने लगती है। वह टीचर आगे आगे जाते हुए एक न्यूज एरिया में जाती है, जहां पर स्कूल की सारी न्यूज और आर्टिकल्स रखे होते हैं। वहां जाकर टीचर अचानक ही कहीं गायब हो जाती है और ये देखकर सुमन डर जाती है। सुमन वहां से जाने लगती है, तभी उसके पैर में न्यूज़पेपर गिरता है। उस न्यूज़पेपर को उठाकर सुमन पढ़ना शुरू करती है, तो वो देख के हैरान हो जाती है कि जिस टीचर को 2 दिन से वो स्कूल में देख रही है, उस टीचर की डेथ तो 40 दिन पहले ही हो चुकी थी इसी स्कूल की बिल्डिंग से गिरकर। अब ये देख सुमन बहुत डर जाती है और पेपर को लेकर अपने दोस्तों के पास जाने लगती है, लेकिन वो देखती है कि उस टीचर की आत्मा उसको अब हर जगह दिखने लगती है। वो डर कर किसी को कुछ नहीं बताती और स्कूल के बाद अपने घर चली जाती है, लेकिन अब वो आत्मा सुमन का पीछा करने लगी थी। सुमन ने अपने दोस्तों को सारी बात बता दी
सुमन रात में अपने सभी दोस्तों के साथ स्कूल जाती है इसका पता लगाने के लिए। जैसे ही वो सभी स्कूल के हॉल में आते हैं, वहाँ की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है और अब सभी को मरी हुई टीचर की आत्मा दिखाई देने लग जाती है, जो दिखने में काफी खौफनाक थी। उसके सर से खून बह रहा था। यह देख सभी वहां से भागते हुए म्यूजिक रूम में चले जाते हैं, जहां प्रिया एक अलमारी से टकरा जाती है और अलमारी का गेट खुल जाता है, जिसमें से गार्ड की सड़ी हुई लाश बाहर गिर जाती है। यह देख सभी दोस्त चीखने लगते हैं और अब वहां की लाइट भी ऑफ हो जाती है। तभी पवन कहता है, जरूर इस गार्ड को उसी आत्मा ने मारा होगा जो हमारे पीछे पड़ी है। जल्दी से भागो यहाँ से, वरना सभी मारे जाएंगे। इसके बाद सभी दोस्त भागते हुए स्कूल के गेट के पास आते हैं और बाहर जाने ही वाले होते हैं कि तभी पीछे से उनका म्यूजिक टीचर आता है और कहता है, क्या हुआ? तुम सभी ऐसे क्यों भाग रहे हो? यह सुन सभी रुक जाते हैं और टीचर को देख उनको कहते हैं, सर, वो आत्मा हम सभी को मारना चाहती है, आप भी चलो यहाँ से। सर, उसने गार्ड को भी मार दिया, आप चलो यहाँ से। म्यूजिक टीचर उनकी बात मान ही नहीं रहा था और कहता है, अरे यहाँ कोई आत्मा नहीं है, तुम्हें वहम हुआ है। चलो आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, आओ मेरे साथ। अब ये सुन प्रिया सर के पास जाने लगती है। उसको रोकने के लिए रोहन और पवन जैसे वापस स्कूल के गेट के अंदर जाते हैं, वो वहीं फंस जाते हैं। उनके पैर हिल तक नहीं पा रहे थे। सुमन, तुम भाग जाओ, हम दोनों यहाँ फंस गए हैं, तुम जाओ यहाँ से। इतने में एक और न्यूज़पेपर उड़ता हुआ सुमन के पास आता है, जिसमें लिखा था कि म्यूजिक टीचर ने एक नेहा नाम की टीचर पे काला जादू करके उसको मार दिया और उसके बाद खुद भी खुदकुशी कर ली। तभी वो ये बात अपने सभी दोस्तों को बता देती है। उसके बाद म्यूजिक टीचर देखते ही देखते एक खौफनाक भूत में बदल जाता है और एक झटके में ही वो प्रिया को मार देता है। और अब ये देखकर सुमन अपने दोस्तों को बचाने के लिए भागती है। तभी टीचर का भूत उसको उठाकर दूर फेंक देता है और उसके बाद पवन और रोहन को मारने के लिए दोनों को स्कूल की छत पर लेकर जाने लगता है। तभी अचानक ही सुमन को याद आता है कि जब म्यूजिक रूम में गलती से गिटार पे पैर लग गया था तो उसके म्यूजिक टीचर भी वहीं थे और उनको भी दर्द हुआ था। तो वो भागते हुए जाती है और गिटार को लेकर छत पे आ जाती है, जहां उसके दोस्त हवा में लटक रहे थे। तभी वो गिटार को भूत के सामने तोड़ देती है, जिस पर भूत दर्द से चिल्लाने लगता है, ऐसा मत करो वरना मैं सभी को मार दूंगा। रख दो उस गिटार को वापस, वापस रखो उसे। लेकिन सुमन बिना डरे गिटार को तोड़कर जमीन पर फेंक देती है, जिसके बाद उस गिटार में आग लग जाती है और टीचर भूत भी जलकर मर जाता है और उसके दोस्तों को अच्छी टीचर की आत्मा बचा लेती है और तीनों वापस अपने घर चले जाते हैं।